तो नेक्स्ट हमारा मेथड है प्राइमरी नर्सिंग केयर। दिस मेथड इम्प्लीमेंटेड इन ईयर 1960। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द कॉन्सेप्ट इज़ टू इम्प्रूव IPR बिटवीन पेशेंट एंड नर्स। जो प्राइमरी नर्सिंग केयर मेथड है वो इम्प्लीमेंट हुआ था 1960 में। इस मेथड के अकॉर्डिंग हमें जो नर्स होती है वो पेशेंट और नर्स के बीच में क्या करती है, IPR मेंटेन करती, इम्प्रूव करती इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को। Here the nurse who's eligible as RN must be carry on the responsibility for the patient in this method। तो इसमें जो भी नर्स होगी वो एक रजिस्टर्ड नर्स होगी जो पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। इसके बाद here the primary nurse make NCP for 24 hours। In case of absent primary nurse, the associate nurse or junior nurse will carry on the responsibility planned by the primary nurse। तो इसमें जो नर्स होगी वो पेशेंट को केयर प्रोवाइड करेगी बाय मेकिंग NCP। नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगी 24 आवर्स का और फिर उसके अकॉर्डिंग उसको केयर प्रोवाइड करेगी। अगर कोई कंडीशन है जिसमें कि प्राइमरी नर्स जो है वो एब्सेंट है तो उसमें जो एसोसिएट नर्स या फिर जूनियर नर्स वो भी केयर प्रोवाइड कर सकती है पेशेंट की अकॉर्डिंग टू NCP जो कि प्राइमरी नर्स ने बनाई है, उसके अकॉर्डिंग वो उसे केयर प्रोवाइड कर सकती है। इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट है कम्युनिकेशन इज़ द इम्पॉर्टेंट चैनल विच कैन बी पासिस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर विथ प्रॉपर इंफॉर्मेशन पासिंग। तो इसमें कम्युनिकेशन के बारे में बताइए कि कम्युनिकेशन एक चैनल होता है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन वन पर्सन टू अनदर पास करते हैं। तो जो प्राइमरी नर्स होती है उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना इम्पॉर्टेंट है। यह है इसका कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद कंसल्टिंग द सुपरवाइज़र इन केस ऑफ एनी नीड। जो नर्स है वो सुपरवाइज़र से कंसल्ट कर सकती है कुछ भी नीड होने पे। हियर द नर्स मस्ट प्रिपेयर 24 आवर NCP। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेम पेशेंट फ्रॉम एडमिशन, ट्रीटमेंट एंड डिस्चार्ज। तो जो नर्स होगी वो 24 आवर का NCP प्रिपेयर करेगी पेशेंट के लिए, और जो नर्स होती है वो सेम पेशेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है एडमिशन से लेकर के उसके ट्रीटमेंट और डिस्चार्ज तक। Here the nurse going to take care of the patient overall complete and direct care to the patient। तो जो नर्स होती है वो ओवरऑल कंप्लीट केयर प्रोवाइड करती है पेशेंट को। इसके बाद है मेरिट्स। पेशेंट एंड नर्स इज़ कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विथ जॉब एंड केयर। तो इसका मेरिट है, मतलब कि एडवांटेज इसका ये है कि जो पेशेंट और नर्स है दोनों अपने काम से कम्प्लीटली सेटिस्फाई हैं। पेशेंट अपनी केयर से सेटिस्फाई है और नर्स अपनी जॉब से। कम्युनिकेशन विथ ऑल अदर हेल्थ केयर वर्कर्स। तो इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट और जो नर्स होती है उसकी और हेल्थ केयर वर्कर्स से भी कम्युनिकेशन बनी रहती है प्रॉपर। पेशेंट रिसीव क्वालिटी केयर, रिड्यूस द नंबर ऑफ एरर। तो एक ही पेशेंट को ट्रीट करना है, सेम नर्स है, सेम पेशेंट है, तो उसमें एरर होने की चांसेस कम होती है, तो इसलिए रिड्यूस द नंबर ऑफ एरर। आइडेंटिफाई द गुड आउटकम। तो नर्स जो होती है वो एक पेशेंट का केयर करती है तो उसका पूरा कंसंट्रेशन उसके ऊपर रहता है, तो वो जो भी छोटी से छोटी माइनर चेंजेस होती है, रिकवरी होती है, तो वो नोट कर सकती है, तो गुड आउटकम निकलता है इससे। डीमेरिट्स उसके बाद मतलब डिसएडवांटेज, लैक ऑफ स्किल RN स्टाफ। तो हमारे पास अगर रजिस्टर्ड नर्स नहीं होगी या फिर स्किल नर्स नहीं होगी तो जो पेशेंट को क्वालिटी केयर प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, तो ये हमारा एक डीमेरिट है। कमिटी ऑफ नर्स वेरी फ्रॉम वन टू अनदर, समटाइम्स द क्लाइंट नर्स रिलेशनशिप क्रॉस देयर लिमिटेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो नर्स और पेशेंट के बीच में जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है वो कभी कभी मतलब उसमें लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो इसकी वजह से भी इसका डिसएडवांटेज ये हो सकता है। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एसोसिएट एंड जूनियर नर्स। तो अगर प्राइमरी नर्स अगर केयर प्रोवाइड कर रही है तो जो जूनियर नर्स और एसोसिएट नर्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती हैं कि वो भी पेशेंट का केयर प्रोवाइड कर सकें। इसके बाद हमारा थर्ड मेथड प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर। हियर पेशेंट रिक्वायर एक्सट्रीम लेवल ऑफ केयर एंड नर्स मस्ट बी स्किल्ड, ट्रेंड एंड इन वेरियस लेवल्स ऑफ टेकिंग केयर ऑफ पेशेंट। तो इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसको एक्सट्रीम लेवल ऑफ केयर मतलब कि हाई लेवल ऑफ केयर प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। तो इसमें क्या होता है कि जो नर्स होती है वो हाईली स्किल्ड एंड ट्रेंड होती है, हर टाइप के उसको पेशेंट को ट्रीटमेंट करना आना चाहिए, ऐसी नर्स होनी चाहिए प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर में। फिर इसके एलिमेंट्स हैं इंटेंसिव केयर यूनिट और क्रिटिकल केयर यूनिट लेवल पे,
तो द नर्स मस्ट बी स्किल्ड विद इमरजेंसी एंड प्रिपरेशन ऑफ वेरियस मेडिकेशंस इन दिस लेवल एंड पेशेंट नीड क्लोज ऑब्जर्वेशन एंड मॉनिटरिंग, एग्जाम्पल पेशेंट विथ वेंटिलेटर। तो इसमें फर्स्ट है इंटेंसिव केयर या फिर क्रिटिकल केयर लेवल पे जो नर्स होती है उसे मेडिकेशन प्रिपेयर करना आना चाहिए, वो हाईली स्किल्ड नर्स होनी चाहिए। उसके बाद है हमारा intermediate care. Once the condition of the patient is stable from the ICU, the patient shifted to intermediate care center. Here they do close observation and monitoring. तो पहला हम लोग का लेवल था, एलिमेंट था कि ICU या फिर क्रिटिकल केयर यूनिट। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब पेशेंट थोड़ा रिकवर हो जाता है, उसकी कंडीशन जब स्टेबल हो जाती है, तो उसको हम इंटरमीडिएट केयर में शिफ्ट कर देते हैं। तो वहाँ भी पेशेंट की क्लोज मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेशन में उसको रखा जाता है। The nurse with a minimum knowledge and skill can be take care of the patient, example vital observation। तो इसमें ये बताया कि जो नर्स है अगर उसको मिनिमम नॉलेज मतलब उसको थोड़ी कम नॉलेज भी है तो वो पेशेंट का टेक केयर कर सकती है। और फॉर एग्जांपल के लिए जैसे है वाइटल ऑब्जर्वेशन। सेल्फ केयर है थर्ड। द नर्स मस्ट बी अवेयर ऑफ डूइंग सेल्फ केयर फॉर द पेशेंट डिस्चार्जिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल। तो जो नर्स होती है उसको जो पेशेंट है डिस्चार्ज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उसको हमें एजुकेशन देना है कैसे वो सेल्फ केयर करेगा आफ्टर डिस्चार्ज। तो एग्जांपल में है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, डाइट, एक्सरसाइज एंड फॉलोअप। पेशेंट को हम ये सब एजुकेशन देंगे कि अपनी मतलब जो भी मेडिकेशन है वो टाइमली लेनी है, डाइट पे ध्यान देना है, एक्सरसाइज रूटीन अपना पता करना है एंड फॉलोअप के लिए आते रहना है। उसके बाद है लॉन्ग टर्म केयर। द पेशेंट क्रिटिकली इल एंड स्टे of the patient in hospital require long period of time. Nurse who going to take care with minimum knowledge and skill, they can manage patient, for example patient with stroke, coma, other respiratory प्रॉब्लम्स। तो लॉन्ग टर्म केयर में ये है कि जो भी पेशेंट है उसको अगर कोई क्रॉनिक इलनेस है और अगर जो पेशेंट है उसको अभी टाइम लगेगा हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए अगर वो स्टे कर रहा है हॉस्पिटल में, तो जो नर्स है वो मिनिमम स्किल्स के साथ भी उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकती है, उसको मैनेज कर सकती है। फॉर एग्जांपल में है स्ट्रोक, कोमा, अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। उसके बाद है होम केयर। 24/7 द नर्स गोइंग टू ए कंपनी विथ पेशेंट इन होम। द नर्स कैन हैव अ मिनिमम नॉलेज एंड स्किल। तो इसमें ये बताया है कि होम केयर जो नर्स होती है वो 24/7 जो पेशेंट के साथ रहती है उसको केयर प्रोवाइड करती है। उसके बाद है एम्बुलेटरी केयर। एम्बुलेटरी केयर रिफर्स टू द डायग्नोसिस, सपोर्ट, ट्रीटमेंट, डिस्चार्ज प्रोसेस एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज। हियर नर्स शुड बी नॉलेज एंड ट्रेंड। तो एम्बुलेटरी केयर में जो भी पेशेंट है उसका डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट है, डिस्चार्ज प्रोसेस है एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज है। तो इसमें जो नर्स होती है वो नर्स होनी चाहिए जो भी वो नॉलेजेबल और ट्रेंड होनी चाहिए। इसके बाद मेरिट्स है प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर मेथड्स का। तो फर्स्ट है द नर्स इनहेंस नॉलेज लेवल ऑफ नर्स बाय एक्सपोजिंग टू हैंडल डिफरेंट मशीन्स, प्रोसीजर्स एंड प्रोसेस। तो इसमें जो नर्स है उसको ये है कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स को ऑपरेट करती है, प्रोसीजर्स करती है, तो उसकी नॉलेज इनहेंस होती है, वो नॉलेज अपना डेवलप करती है और भी ज़्यादा। ठीक, तो उसके बाद है द नर्स मॉडिफाइड डिपेंडेंसी केयर ऑफ द पेशेंट टू सेल्फ केयर एबिलिटी। तो जो इसमें जो पेशेंट होता है वो क्रॉनिकली इल होता है, तो जो उसमें नर्स होती है वो उसको सेल्फ केयर करना सिखाती है। वो जो पेशेंट होता है वो दूसरों पे डिपेंडेंट होता है, लेकिन जो इसमें नर्स होती है वो पेशेंट को सेल्फ डिपेंडेंट होना और सेल्फ केयर करना सिखाती है। इसके बाद है इसके डीमेरिट्स। डिफ़िकल्टी टू फाइंड ट्रेंड एंड स्किल्ड नर्स, लैक ऑफ लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप बिटवीन नर्स एंड पेशेंट। तो इसमें क्या होता है कि हमें हाईली ट्रेंड और स्किल्ड नर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है, बट ये मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है और जो भी नर्स और पेशेंट के बीच का रिलेशनशिप है वो लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाता है। मतलब कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ नर्स भी ऐसी होती हैं मतलब कि उनको केयर प्रोवाइड करना ज़्यादा टाइम तक एक पेशेंट को पसंद नहीं है, या फिर जो पेशेंट है उन्हें नर्स पसंद नहीं है, तो इस वजह से उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो होता है वो ख़राब हो सकता है। तो ये हो सकता है। डिफ़िकल्टी टू अरेंज स्टाफ फॉर ईच लेवल ऑफ केयर। तो हमें हर लेवल ऑफ केयर के लिए अलग अलग नर्स को अरेंज करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। इसके बाद हमारा मेथड फोर्थ है जो कि है केस मैनेजमेंट।
तो केस मैनेजर इज़ अ नर्सिंग प्रोफेशन, दे हैंडल पेशेंट फ्रॉम एडमिशन टिल डिस्चार्ज एंड फॉलो अप केयर। तो केस मैनेजर जो होते हैं वो एक नर्सिंग प्रोफेशंस होते हैं जो कि पेशेंट को हैंडल करते हैं फ्रॉम एडमिशन टू डिस्चार्ज टिल फॉलो अप केयर तक उसको मैनेजमेंट को देखते हैं। फॉर एग्जांपल पेशेंट विथ कार्डियक सर्जरी, द मैनेजर बी विथ पेशेंट डायग्नोस्टिक, प्री ऑपरेशन, सर्जिकल इंटरवेंशन, फैमिली काउंसलिंग, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, एडमिशन, डिस्चार्ज एंड फॉलो अप केयर। यहाँ जो ये लोग हैं केस मैनेजर है वो पेशेंट के साथ रहता है। फिर उसके बाद इसके मेरिट्स हैं। द मेथड मेनली हेल्प इन रिसर्च फाइंडिंग प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज़। तो ये जो मेथड होता है वो डिजीज़ के प्रोग्नोसिस को फाइंड आउट करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है और केयर प्लान प्रिपेयर करने के लिए भी हेल्पफुल होता है। फिर डीमेरिट्स हैं कि इम्प्रॉपर पेशेंट कॉपरेशन। तो इम्प्रॉपर पेशेंट, जो पेशेंट ही कॉपरेट नहीं करेगा तो केस मैनेजर उसकी हेल्प कैसे करेगा। इनएडिक्वेट नॉलेज ऑफ केस मैनेजर को प्रॉपर नॉलेज नहीं है मेथड्स के बारे में। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड जो कि है फंक्शनल नर्सिंग। तो इट इज़ अ टास्क फोकस नॉट पेशेंट फोकस। ये जो मेथड है ये टास्क फोकस्ड होता है, मतलब इसमें हम टास्क पे ज़्यादा ध्यान देते हैं ना कि पेशेंट पे। In this model, the task is divided in with one nurse does the hygiene and dressing changes, whereas other nurse assume responsibility for medication administration. तो इसमें क्या होता है कि जो भी नर्स होती है, जो भी हमारा टास्क होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं नर्स में। नर्स को जैसे एक नर्स हो गई वो पेशेंट का ड्रेसिंग देखेगी, हाइजीन देखेंगी, और जो दूसरी नर्स होगी वो पेशेंट की मेडिकेशंस देखेगी। फिर इसका है मेरिट्स। each person become very efficient at specific task and great amount of work can be done in a short time। तो इसमें क्या दिया है कि अगर हम अपने काम को डिवाइड कर देंगे तो वो बहुत इफ़ेक्टिवली और इफ़िशियंटली होगा और शॉर्ट टाइम पीरियड में हम ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। इट इज़ ईजी टू ऑर्गेनाइज द वर्क ऑफ द यूनिट एंड स्टाफ। तो हमें जो भी यूनिट में जो भी वर्क है और जो भी ऑर्गेनाइज करना है वो सब ईजिली हो जाएगा जो भी वर्क है। The best utilization can be made of the person's aptitude, experience and desires। तो हम किसी भी पर्सन के जो भी एक्सपीरियंस, जिस पर्सन जो भी नर्स है उसके पास एक्सपीरियंस, एप्टीट्यूड जो भी है तो उसका हम बेस्ट यूटिलाइजेशन इस मेथड में कर सकते हैं। नर्स बिकम हाईली कॉम्पिटेंट विद टास्क दैट आर रिपीटेडली असाइन टू देम। तो जो भी नर्स है अगर हम बार बार उसको एक ही टास्क रिपीटेडली मतलब उसको हम असाइन कर रहे हैं तो वो उस टास्क में हाईली मतलब कि ट्रेंड हो जाएगी, स्किल्ड हो जाएगी, कॉम्पिटेंट हो जाएगी। तो ये इसके मेरिट्स हैं। इसके बाद फिफ्थ है हमारा टीम नर्सिंग मेथड। तो टीम नर्सिंग मेथड इज़ बेस्ड ऑन द फिलॉसफी इन विच ग्रुप्स ऑफ प्रोफेशनल्स एंड नॉन प्रोफेशनल्स पर्सन्स वर्क टुगेदर टू आइडेंटिफाई, प्लेस, इम्प्लीमेंट एंड इवेल्युएट कॉम्प्रहेंसिव क्लाइंट सेंटर्ड केयर। तो जो लास्ट वाला हमारा टीम नर्सिंग मेथड है उसमें ये बता रहे हैं कि इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल, जो कि प्रोफेशनल जो भी टीम है और नॉन प्रोफेशनल जो भी टीम है वो मिल के काम करती है पेशेंट के हेल्थ के लिए, जो कि क्लाइंट सेंटर्ड होता है। मतलब पेशेंट के लिए वो लोग हेल्प करते हैं उसकी जो भी हेल्थ कंडीशन है उसको ट्रीट करने में या फिर उसको मेंटेन करने में या क्वालिटी केयर ऑफ नर्सिंग प्रोवाइड करने में। तो फिर है इन टर्म नर्सिंग RN लीड एट टीम कंपोज्ड ऑफ RNs, LPS एंड LVS एंड नर्स असिस्टेंट और टेक्नीशियन। तो इसमें ये भी जो भी टीम, हम टीम के बारे में बता रहे हैं कि इसमें इस टीम में ये लोग रहते हैं और उसकी लीडर जो होती है वो कौन होती है, रजिस्टर्ड नर्स होती है। द टर्म मेंबर प्रोवाइड डायरेक्ट पेशेंट केयर टू ग्रुप ऑफ द पेशेंट अंडर द डायरेक्शन ऑफ RN टीम लीडर इन कोऑर्डिनेट एफर्ट। तो इसमें ये बताया गया है कि जो भी ग्रुप है, जो भी टीम हमारा मेंबर, जितने भी मेंबर्स हैं वो पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। या तो सिंगल पेशेंट भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ पेशेंट भी हो सकते हैं। और उनकी जो भी लीडर होगी अंडर द लीडरशिप ऑफ RN, जो रजिस्टर्ड नर्स है उसकी लीडरशिप में ये सब काम होगा, जो कि सारे टीम मेंबर्स कोऑर्डिनेट करके एक साथ काम करेंगे। द टर्म लीडर असाइन टास्क, शेड्यूल केयर एंड इंस्ट्रक्ट टीम मेंबर्स इन डिटेल ऑफ केयर। तो जो रजिस्टर्ड नर्स होगी वो या फिर जो लीडर होगी वो पेशेंट के केयर करने के लिए इंस्ट्रक्शन देगी टीम मेंबर को और डिटेल केयर कैसे प्रोवाइड करना ये बताएगी, पूरी चीज़ उन्हें डिटेल में बताएगी। फिर उसके बाद है मेरिट्स। हाई क्वालिटी कॉम्प्रहेंसिव केयर कैन बी प्रोवाइडेड टू द पेशेंट। हाई क्वालिटी केयर इसमें प्रोवाइड होगा पेशेंट को, क्योंकि इसमें टीम मिलके प्रोवाइड कर रही है पेशेंट को केयर, पूरी टीम मिलके, इस वजह से
ईच मेंबर ऑफ द टीम इज़ एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जितने भी टीम के मेंबर्स हैं वो सारे डिसीजन मेकिंग करने में अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, अपना सजेशन दे सकते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए वो टीम डिस्कस करके जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको सॉल्व कर सकते हैं। ईच टीम मेंबर इज़ एबल टू कंट्रीब्यूट हिज और हर ओन एक्सपर्टीज़ और स्किल इन केयर फॉर द पेशेंट। तो जो भी टीम में जितने भी मेंबर्स हैं वो अपनी जो भी स्किल्स है, जो भी एक्सपर्टीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग वो पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। इम्प्रूव पेशेंट सेटिस्फेक्शन, इसकी वजह से पेशेंट क्या होगा, पेशेंट सेटिस्फाई होगा अपनी केयर से, तो उसका सेटिस्फेक्शन इम्प्रूव होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे डीमेरिट्स। तो फर्स्ट है इस्टेब्लिशिंग अ टीम कॉन्सेप्ट टेक इफर्ट एंड कंसिस्टेंसी ऑफ पर्सन। मतलब हमें भी टीम बनाने के लिए जो भी पर्सन है उसकी एफर्ट और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। अनस्टेबल स्टाफिंग पैटर्न मेक टीम नर्स डिफ़िकल्ट। तो अगर स्टाफिंग पैटर्न हमारा अच्छा नहीं है तो नर्स के लिए डिफ़िकल्टी हो सकती है। देयर इज़ अ लेस इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस रिगार्डिंग नर्सिंग फंक्शन। तो जो भी इंडिविजुअल टीम में वर्क करा है उसके पास जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम होगी और इंडिपेंडेंस भी कम होगी उसके लिए रिगार्डिंग नर्सिंग फंक्शंस। इसके बाद हमारा लास्ट है टॉपिक प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर। It is a method in which a client areas provide various level of care. The central theme is better utilization of facilities, services and personnel. For the better patient care, here the client are evaluated with respect to all level intensity of care need. तो इस थीम में जो पेशेंट होता है उसे हम केयर प्रोवाइड करते हैं। इसका मेन थीम होता है कि जितनी भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जितनी भी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, उसका हम यूटिलाइजेशन करके पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना, ऑल ओवर पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना जिसकी भी उसे नीड है। इसके बाद हमारा मेरिट्स। तो फर्स्ट है इफ़िशिएंट यूज़ इज़ मेड ऑफ पर्सनल एंड इक्विपमेंट्स, क्लाइंट्स आर इन द बेस्ट प्लेस टू रिसीव केयर। तो इसमें ये बता रहा है कि हमें जो भी हमारे पास इक्विपमेंट्स और पर्सनल्स हैं उनका बेस्ट इफ़ेक्टिव यूज़ हम इस मेथड में कर सकते हैं पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने के लिए। फिर है यूज़ ऑफ नर्सिंग स्किल एंड एक्सपर्टीज़ एंड मिनिमाइजिंग एफिशिएंट यूज़ एंड प्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट इफ़ पॉसिबल। तो इसमें क्या होती है, जो नर्स होती है वो अपने स्किल या फिर एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग वो पेशेंट को केयर प्रोवाइड करती है, और जो भी इक्विपमेंट्स हैं जो भी इक्विपमेंट्स है पॉसिबल इक्विपमेंट जिससे भी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को, उसका यूज़ करके उसको केयर प्रोवाइड करते हैं उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए।